नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ऑब्टेन फायर एनओसी, अर्थात फायर एनओसी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाट इज फायर एनओसी, यानी कि फायर एनओसी क्या है, फायर एनओसी क्यों जरूरी है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या फायर एनओसी अनिवार्य है आपके प्लांट प्रीमिसेस के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, बिल्डिंग या फिर किसी भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के स्टेप निर्धारित किए गए हैं। फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि फायर एनओसी के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज यानी किस प्रकार के संसाधन की आवश्यकताएं होती है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि बिल्डिंग क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो आज की टॉपिक में इन सभी बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फायर एनओसी कैसे प्राप्त करें। तो आज की टॉपिक में हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज फायर एनओसी। फायर एनओसी क्या होता है। फायर एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन इन बिल्डिंग एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड नॉर्म्स। यानी कि फायर एनओसी नेशनल बिल्डिंग कोड के मानदंडों के अनुसार भवन में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के संदर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र है। साथ ही फायर एनओसी यह सुनिश्चित करता है कि आप जिस प्लांट प्रीमिसेस के लिए, रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए फायर एनओसी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, वह बिल्डिंग किसी भी फायर एक्सीडेंट्स में उस बिल्डिंग की प्रॉपर्टी को, साथ ही मानव जीवन को बचाने के लिए वहां पे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। तो फायर एनओसी यह सुनिश्चित करता है। सो अब जानते हैं, इज फायर एनओसी मैंडेटरी, क्या फायर एनओसी अनिवार्य है। यस, एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम 2011 फायर एनओसी इज मैंडेटरी। अगर आपको इस बात का कंफ्यूजन है कि आपके लिए फायर एनओसी अनिवार्य है या नहीं, तो आप अपने स्टेट के फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं। साथ ही फायर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाके आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि आपके स्टेट में फायर एनओसी के लिए क्या प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं ये फायर एनओसी लाइसेंस कौन प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट में ये निर्देशित किया गया है कि अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 18 मीटर से ऊपर है तो आप फायर एनओसी के लिए एप्लीकेबल हैं। साथ ही रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फैक्ट्रीज, रेसिडेंशियल ऑक्यूपेंसी, एजुकेशनल बिल्डिंग्स, सिनेमा हॉल्स, बिजनेस बिल्डिंग्स हैविंग ऑफिसेस, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, शॉप एंड वेयर हाउसेज, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ये सभी फायर एनओसी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो इनमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए फायर एनओसी एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप फायर एनओसी प्राप्त करने का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ऊपर बताए गए संदर्भ में अगर आप फायर एनओसी के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप फायर एनओसी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा हमने बताया कि फायर एनओसी इस बात की पुष्टि करता है कि आपके प्रीमिसेस में, चाहे वो रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल बिल्डिंग है, प्लांट है, फैक्ट्रीज है, वहाँ पे आग की दुर्घटनाओं से मानव जीवन को, साथ ही प्रॉपर्टी को बचाने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। तो इस कड़ी में हम यही जानेंगे कि रिक्वायर्ड रिसोर्सेज यानी कि किस प्रकार के संसाधन हमारे प्रीमिसेस में होने चाहिए जिसके बाद हम फायर एनओसी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके प्लांट प्रीमिसेस में किसी भी प्रकार का हजार्डस मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल का स्टोरेज करते हैं, उस जगह पे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए। साथ ही मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल फायर अलार्म सिस्टम की प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही फायर फाइटिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में वाटर स्टोरेज टैंक या फिर टेरेस टैंक का प्रावधान होना चाहिए। हाइड्रेंट लाइन का प्रोविजन है तो वहाँ पे फायर पंप में जॉकी पंप, डीजल पंप, हाइड्रेंट पंप की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा क्लासेस वाइज, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के अंतर्गत आपके प्रीमिसेस में फायर एक्सटिंग्विशर का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही होज ड्रिल, ड्राई राइजर, वेट राइजर, डाउन कमर, इन सभी एसेसरीज का प्रावधान आपके एरिया में है। तो ऊपर बताए गए सभी एसेसरीज, सिस्टम, इक्विपमेंट अगर आपके बिल्डिंग में मौजूद है तो ही यह फायर एनओसी यानी फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जब भी आप एप्लीकेशन करने की प्लानिंग करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि ऊपर दर्शाए गए सभी फायर फाइटिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट एंड एसेसरीज आपके यहाँ मौजूद होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग क्लासिफिकेशन के बारे में। बिल्डिंग क्लासिफिकेशन जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अंतर्गत दर्शाया गया है, यानी कि जब आप फायर एनओसी का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो आपको अपने प्लांट प्रीमिसेस की, बिल्डिंग्स की हजार्ड क्लासिफिकेशन यानी कि बिल्डिंग क्लासिफिकेशन करना अनिवार्य होता है, जिसमें आपको ये दर्शाना होता है कि आपके प्रीमिसेस में किस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं और वो बिल्डिंग किस ग्रुप के
अंतर्गत आती हैं। तो कुछ ग्रुप्स के हम बारे में बात करें बिल्डिंग क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, तो उसमें ग्रुप ए में रेसिडेंशियल बिल्डिंग को दर्शाया गया है, ग्रुप बी में एजुकेशनल बिल्डिंग्स को, ग्रुप सी में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को, ग्रुप डी में असेंबली को, ग्रुप ई में बिजनेस जो ऑफिसेज होते हैं उस बिल्डिंग को दर्शाया गया है, ग्रुप एफ में मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स को, ग्रुप जी में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को दर्शाया गया है, ग्रुप एच में स्टोरेज बिल्डिंग का प्रावधान है एंड ग्रुप जे में हजार्डस बिल्डिंग का प्रावधान रखा गया है। तो अगर आप फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स का एप्लीकेशन करने जाते हैं तो आपको फायर लोड कैलकुलेशन के साथ बिल्डिंग क्लासिफिकेशन यानी कि हजार्ड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होता है। तो ये ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्डिंग क्लासिफिकेशन और फायर लोड कैलकुलेशन भी आपके डॉक्यूमेंट में सम्मिलित होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि फायर एनओसी का एप्लीकेशन करने के लिए आपको किस प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। तो दस्तावेज में अगर हम बात करें तो प्लांट से रिलेटेड और साथ ही जैसा हमने बात किया नेशनल बिल्डिंग कोड से रिलेटेड, साथ ही फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट के तहत बहुत सारी चीजें दर्शाई गई हैं। इन तीनों के संदर्भ में आपको सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो आपको आपके ऑपरेशन प्लान या फिर जो साइट प्लान कह सकते हैं, इंक्लूडिंग द एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि आप जिस भी प्रकार की बिल्डिंग के लिए फायर एनओसी का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो उसका पूरा एनालिसिस रिपोर्ट होना चाहिए। इट मींस कि वो बिल्डिंग किस प्रकार है और उसमें किस प्रकार की चीजों को आप स्टोरेज करते हैं या फिर वहां किसी भी प्रकार का ऑपरेशन होता है, तो उसका पूरा ऑपरेशन प्लान और साइट प्लान दोनों मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत आपको बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करने होते हैं। साथ ही फायर एनओसी की बात हो रही है तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान भी उस डॉक्यूमेंट में मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा सैंक्शन प्लान बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर से अप्रूव किया हुआ साइट के जो डॉक्यूमेंट है, जो प्लान है, वो भी उस डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। इसके अलावा फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स। इसके अलावा अफिडेविट एंड अंडरटेकिंग, जिस पर्सन के नाम पे आप इसको अप्लाई करने जा रहे हैं उस पर्सन का एफिडेविट एंड अंडरटेकिंग, साथ ही आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको प्रस्तुत करने होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इलेक्ट्रिक वायरिंग क्वालिटी एंड द कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। तो ये सभी दस्तावेज आपको फायर एनओसी के एप्लीकेशन के दौरान आपको प्रस्तुत करने होते हैं। अब बात करते हैं अंतिम कड़ी के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फायर एनओसी का एप्लीकेशन हम कहाँ पे करें। तो फायर एनओसी अप्लाई करने के दो रास्ते हैं, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। आप जिसमें सक्षम हैं आप उस हिसाब से एप्लीकेशन कर सकें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के फायर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन करना होता है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको ऑफलाइन भी कर सके हैं, जो फिजिकल एप्लीकेशन है उसको सबमिट करके जो वहाँ के आपके स्टेट के चीफ फायर ऑफिसर या फिर रीजनल फायर सर्विस डिपार्टमेंट है उनके पास। दूसरी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप इसका एप्लीकेशन ऑफलाइन करते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं, ये आवश्यक है कि ऊपर जितने भी दस्तावेज का हमने जिक्र किया वो सभी दस्तावेज उसमें शामिल होने चाहिए। तीसरा स्टेप आता है इसका कि जब आप एप्लीकेशन कर देते हैं, जब आपको रिसिप्ट मिल जाती है तो जो चीफ फायर ऑफिसर होते हैं वो उस एप्लीकेशन को जो कंसर्न फायर इंस्पेक्टर होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के या फिर आपके जुरिडिक्शन के, उनको वो फॉरवर्ड करते हैं। फिर चौथे स्टेप में आता है कि जो फायर इंस्पेक्टर जिसको ऑथराइज किया गया है वो आपके प्रीमिसेस का विजिट करते हैं और साथ ही जो फायर इंस्पेक्टर विजिट के लिए आए हैं अगर उन्हें इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि जो भी दस्तावेज और इक्विपमेंट एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, एज पर फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट, स्टेट रूल के हिसाब से प्रदान किए गए हैं, उनका इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से किया गया है, तो फिर उस एनओसी को वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद जो चीफ फायर ऑफिसर होते हैं वो आपको फायर एनओसी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो इन पूरी प्रक्रिया को पूरा होने के बाद आपको फायर एनओसी यानी कि फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी टॉपिक हाउ टू ऑब्टेन फायर एनओसी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।